नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट लेवल प्लेयर्स 103 कार्नेशन सीजन 2। क्योंकि सीजन 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर एक्सप्लेन है तो हम सीजन 2 से ही स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको सीजन 1 की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना। मैं जल्द ही सीजन 1 की भी एक्सप्लेन लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 2। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें न्यूज़ में बताया जाता है कि 1.8 बिलियन लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाया गया था। केवल 3 महीनों में ही ये नंबर घटकर 90 मिलियन रह गया है। यंगर जनरेशन की डेथ से इकोनॉमी खतरे में है और सभी नेशंस में स्कूल बंद हो रहे हैं। मतलब बच्चों के तो भाई मजे लग चुके हैं। लोगों को अपने बच्चे और माता पिता की हत्या से काफी दर्द पहुंचा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो ये न्यूज़ पढ़ रहा होता है और कहता है कि क्या बकवास है। चौथे राउंड में इतने सारे लोग मारे गए। ये लोग बेकार कचरा के सिवा और कुछ नहीं है। इसमें ये भी बताया जाता है कि रेट्स बढ़ चुके हैं और कुछ पुलिस ने सरकार के खिलाफ एक अपनी अलग ही कम्युनिटी बना ली है। तभी वह बंदा कहता है कि अगर वह पुलिस होते तो वह भी ऐसा ही करते और वह खड़ा होता हुआ कहता है, मरने से पहले अगर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तो इसमें गलत क्या है। और इस मोटे से दिखने वाले बंदे ने काफी लोगों को यहाँ पर पेल भी रखा है। और वह बंदा कह रहा होता है कि पता नहीं इन लोगों ने हम पर इतना दबाव क्यों डाल रखा है, ये मत करो और वो मत करो। सब रूल्स और रेगुलेशन की वजह से है। तभी वह अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर मारता है और कहता है, लेकिन अब मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे रोकने वाला यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। और गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, मैं सबसे बेटर हूँ। और कहता है अब मैं आगे किसे मारूं। वो कहता है मैंने अभी अभी रियल लाइफ में लोगों को मारा है लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं पहले से ही फोर्थ राउंड में हेल से गुजर चुका हूँ। लेकिन मुझे प्रत्येक व्यक्ति का एक ही स्टैक मिल रहा है। कितना चीप है। क्या ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब सिविलियंस हैं। फोर्थ राउंड सबसे अच्छा था। ये मॉन्स्टर्स को भी मारने से ज़्यादा अच्छा था। तभी हमें पता चलता है कि उसके पास एब्जॉर्शन रूइन होता है। एब्जॉर्शन रूइन कुछ ऐसा होता है कि जब भी ये किसी को मारता है तो इससे एक स्टेक मिलता है। स्टेक पूरी तरह से भर जाने के बाद एक रैंडम स्टेट को बढ़ा दिया जाता है। मिलने वाले स्टेक की क्वांटिटी प्लेयर के लेवल पर डिपेंड करती है। फिर वह फैटी बंदा कहता है, मुझे प्लेयर्स को मारना है क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा स्टैक मिलेंगे। और वह अपने मोबाइल में देखते हुए कहता है, ओ यहाँ पर एक ऑनलाइन फोरम कम्युनिटी भी है। क्या होगा यदि मैं फोरम में शामिल हो जाऊं और दूसरों को मारने के लिए प्लेयर से मिलूं। इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा स्टेप मिलेंगे। वह ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हुए कहता है, क्या वह मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स चाहते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे लेकिन मुझे इसमें ज्वाइन होना है प्लेयर्स से मिलने के लिए, ताकि मैं उनको मौत की नींद सुला सकूं। दूसरे प्लेयर्स को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि मैं प्लेयर्स को मारता भी हूँ। भाई ये मारने तो जा रहा है, खुद पिट के ना आ जाए। सीन दूसरी जगह का दिखाया जाता है। वही बंदा एक कैफे के बाहर खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो एड्रेस को देखते हुए कहता है कि क्या ये वही जगह है। इन सालों ने इतनी दूर बुलाया है कि यहाँ पर तो कोई बस भी नहीं आती है। मेरे घुटने दर्द करने लगे हैं यहाँ पर आते हुए। और वह गुस्से में कहता है, अगर उस इंटरव्यूअर ने मुझे परेशान किया तो मैं उसे मार डालूंगा। और फैटी अंदर एंटर होता है और कहता है कि ये अंदर से तो भाई काफी मॉडर्न दिख रहा है, इतना मैंने सोचा था। लेकिन यहाँ पर दो ही कस्टमर हैं। तभी उन दोनों में से व्हाइट शर्ट वाला बंदा खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसका मैं CW के लिए इंटरव्यू। तभी हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चलता है। ये PCW ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेयर्स के द्वारा बनाई गई है। वह बंदा फैटी से पूछता है, तुम्हारा यूजर नेम क्या है। तो फैटी कहता है, ब्लैक फ्लेम ड्रैगन इन हैंड। तभी व्हाइट शर्ट कहता है, ओ आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मेरा यूजर नेम माई एज 30 है। भाई कैसा यूजर नेम है, खुद की एज बताते हुए फिर कि मेरी एज ये है देख। फैटी कहता है, क्या तुम भी एक प्लेयर हो।
तभी माई एज 30 बोलता है, हाँ हाँ, मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं एक प्लेयर हूँ, लेकिन इस साल ही मैं 30 साल का हो गया हूँ। प्लीज इस तरफ आओ। व्हाइट शर्ट वाला बंदा पिंक हुडी वाले बंदे का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, ये लिटिल कोकिल है, ये भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है। और लिटिल कोकिल, ये ब्लैक ड्रैगन फ्लेम इन हैंड है, तुम दोनों ही मेंबर बनने वाले हो, तो एक दूसरे को ग्रीट करो। बेटी अपने मन में कहता है कि ये छोटा सा चूजा भी एक खिलाड़ी है, ये तो बहुत वीक लग रहा है। फैटी पिंक हुडी वाले बंदे को हेलो कहता है। पिंक हुडी वाला बंदा धीरे से कहता है, ओ हेलो। फैटी कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ का धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक कि कोई पार्ट टाइमर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी व्हाइट शर्ट वाला बंदा कहने इसे रेंट पर ले लिया है, ये शहर से बहुत ज्यादा दूर है, यही रीजन है कि यही रीजन है कि हमने इंटरव्यू के लिए इस जगह को रेंट पर लिया है। फैटी कहता है, वाह, तो आपने इसे रेंट पर लिया है, लेकिन क्या इसका कोई ओनर यहाँ नहीं होना चाहिए? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तब माई एज 30 कहता है कि ओनर किचन में है, फूड प्रिपेयर कर रही है। वैसे तो ये कैफे है, लेकिन यहाँ लोग लेकिन वैसे तो ये कैफे है, लेकिन ये लोग यहाँ पर फूड भी सर्व करते हैं। फैटी कहता है, आई सी। और फैटी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर कोई कैमरा भी नहीं है, अगर मैं इन दोनों को मार भी देता हूँ और रिपोर्ट लिखवा देता हूँ तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन फिर फैटी कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ 2 लोगों को यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ, 2 लोगों को मार के मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहता हूँ। फैटी माई एज 30 से कहता है, क्या तुम इंटरव्यू स्टार्ट नहीं करने वाले हो? माई एज 30 कहता है कि अभी एक और व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, उस बंदे के आते ही हम इंटरव्यू को स्टार्ट कर देंगे। फैटी अपने मन में सोचता है, क्या कोई और भी आने वाला है? फैटी माई एज 30 से कहता है, क्या हम 3 ही हैं? व्हाइट शर्ट वाला कहता है, हाँ, वैसे तो प्रॉमिस किए गए टाइम बीत चुका है, लेकिन हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं। तभी हमें उस कैफे में एक ब्लैक सूट वाला बंदा आता हुआ दिखाया जाता है। तब माई एज 30 कहता है, वो आ गया है। तभी का गेट खुलता है। माई एज 30 उसके सामने जाते हुए कहता है, क्या आप यहाँ पर पीसीडब्ल्यू इंटरव्यू के लिए आए हैं? तभी वे ब्लैक सूट वाला बंदा कहता है, हाँ। तब माई एज 30 पूछता है कि आपका यूजर नेम क्या है? तभी ब्लैक शर्ट वाला बंदा कहता है, ब्लैक साइट। इतना कहते ही माई एज 30 बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि उसकी क्रश ने हाँ बोल दिया हो। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई कह रहा होता है, वेलकम यमी। तभी टीम में से एक पिंक ड्रेस वाली लड़की बोलती है, आपसे मिलके अच्छा लगा। फिर वह पर्सन बोलता है, आपका स्वागत है पॉप रिंग। और वह पर्सन कहता है, जेम मेड ऑफ हनी को छोड़कर सभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलो शुरू करते हैं 3rd वीक ऑफ अप्रैल की मीटिंग। और कहता है, लोस्ट यार्ड। अभी क्या भाई, ये कैसे अजीब और गरीब नाम है इनके, कुछ समझ में ही नहीं आता कि कौन क्या है, ऐसे ऐसे नाम कौन रखता है। तभी लोस्ट यार्ड बोलता है, यस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहता है, कितने लोग फोरम में शामिल हुए हैं? लोस्ट यार्ड बताता है कि लगभग 2000। तब प्रेसिडेंट कहता है, ये पिछले वाले से भी ज्यादा है। तभी लोस्ट यार्ड बोलता है, हाँ, प्लेयर्स की संख्या कम कम हो रही है, लेकिन फोरम में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है। तभी कोई कहता है, आर्टिकल में हमारे बारे में काफी बातें हो रही हैं। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि उनको किसने हायर किया है? तभी यमी बोलती है, उनको मैंने हायर किया है प्रेसिडेंट। तब प्रेसिडेंट कहता है, समझ गया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे उस फील्ड में भी कॉन्टेक्ट हैं। तभी यमी कहती है, ये कॉन्टेक्ट नए नए ही बने हैं। तभी प्रेसिडेंट कहता है, ये अमेजिंग है, मैं एक लॉन्ग टाइम मेंबर से इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकता।
तो प्रेसिडेंट कहता है वास्तव में कितने लोग स्किल्ड हैं। लोस्टार्ड बताता है कि बिना क्लास और लेवल 10 से नीचे वाले प्लेयर को छोड़ दें तो हमारे पास 1200 प्लेयर हैं। प्रेसिडेंट कहता है एक्चुअली कितने यूजफुल हैं। तभी हमें एक चश्मे वाला बंदा दिखाया जाता है जो कहता है यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो ध्यान देने योग्य प्लेयर जो ESK 45 का ब्लैक फ्लेम ड्रैगन इन हैंड है। ये एक ऑर्डिनरी लेवल 10 का वॉरियर है लेकिन इसने अपने जोन में 3rd प्लेस हासिल किया है। तब प्रेसिडेंट कहता है 3rd स्थान, तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई अच्छा सा रूइन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो पक्का ही झूठ बोल रहा। तभी चश्मे वाला बंदा कहता है मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए। तब प्रेसिडेंट कहता है ये सच है क्या, किसी और को भी ऐसा लगता है? चश्मे वाला बंदा कहता है एक और है लिटिल कोकी, ये जोन ESKS 122-7, ये बंदा हमेशा 6ठे और 7वें रैंक के बीच में रहा है। और इन दोनों के अलावा 50 ऐसे बंदे भी हैं जो अपने अपने जोन में टॉप 100 के अंदर आते हैं। प्रेसिडेंट कहता है तो काफी अच्छा है, ये तो काफी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ दिनों के लिए इंटरव्यू लेने में काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। ये सही है ना? माई एज 30 इंटरव्यू में सो रहा होता है और कहता है मुझे माफ करना, मेरी थोड़ी आंख लग गई थी। प्रेसिडेंट कहता है कि क्या तुम सो रहे थे? कल रात तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम्हें नींद आ रही है? माई एज 30 कहता है कि ये कुछ ऐसा है कि वो इतना कहता ही है कि तभी प्रेसिडेंट कहता है कि मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। हमें अगली मीटिंग तक कम से कम 50 इंटरव्यू को पूरा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी पोजीशन किसी और को दे दी जाएगी। समझ गया? प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट लोस्ट यार्ड से कहता है क्या ब्लैक साइट कांटेक्ट में आया? तब लोस्ट यार्ड कहता है अगर ऐसा हुआ होता तो मैं कब का आपको रिपोर्ट दे चुका हूँ। प्रेसिडेंट कहता है मुझे लगता है ये सही है। अगर वह हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है तो मैं उसे तुरंत ही एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन दे दूंगा। कितनी शर्म की बात है कि उसने अभी तक हमसे कांटेक्ट भी नहीं किया। वो प्रेसिडेंट यमी से कहता है कि क्या तुम उन रिपोर्टर्स को और आर्टिकल लिखने के लिए कह सकती हो? लगता है हमें ब्लैक साइट को ज्वाइन करवाने के लिए और अधिक मार्केटिंग करनी होगी। यमी कहती है कि क्यों नहीं, जब तक मुझे पैसा मिलता रहे। प्रेसिडेंट कहता है कि इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए इनाम जरूर दूंगा। तब यमी कहती है थैंक्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहता है चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तब लोस्ट यार्ड अपनी मोबाइल पर देखते हुए कहता है रुकिए प्रेसिडेंट, अभी अभी एक नाम ने ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की है। प्रेसिडेंट कहता है कि वो कौन है? तब लोस्ट यार्ड कंपाते हुए कहता है कि ब्लैक साइट को एक तरह का झटका लगता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। माई 30 कहता है कि नाइस टू मीट यू, क्या आपको यहाँ पर पहुँचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी वो जो खुद को ब्लैक साइट बता रहा होता है वो कहता है कि हाँ थोड़ी हुई मुझे। कहता है इसके लिए मुझे माफ कीजिए, लेकिन यही एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम जानते हैं जो प्राइवेसी के लिए काफी अच्छी है। और उसे मक्खन लगाते हुए कहता है वैसे आप काफी अच्छे दिखते हैं, मुझे लगता है कि आप लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर होंगे, प्लीज इस तरफ आइए। माई एज 30 उस बंदे की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि ये दोनों भी आप ही की तरह इंटरव्यू के लिए आए हैं। हमें फेटी को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है और अपने दांतों को भींच के रखता है। पिंक हुडी वाला बंदा कहता है ओ हेलो। ब्लैक सूट वाला बंदा कहता है कि मैं साइट हूँ, ब्लैक साइट हूँ। तभी हमें ब्लैक हुडी वाले बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो और कोई नहीं हमारा वन एंड ओनली MC होता है जो कि रियल ब्लैक साइट होता है। और MC अपना फेक नेम बताते हुए कहता है कि मैं लिटिल कोकिल हूँ। MC अपने मन में सोचता है कि क्या जोकर जैसा बंदा है। फेटी अपने मन में सोचता है कि क्या ये व्यक्ति ब्लैक साइट है, इसने मुझे 4th राउंड में लगभग 5 बार मारा है। मैं इससे पूछना चाहता था जब ये मुझे रियल लाइफ में मिले तो कि ये मुझे मारने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों था। तब माई एज 30 फैटी से ब्लैक फ्लेम ड्रैगन इन हैंड, क्या कुछ गड़बड़ है? तब फैटी अपना सर नीचे किए हुए कहता है कि मैं ब्लैक फ्लेम ड्रैगन इन हैंड हूँ। और फैटी रोड ब्लैक साइड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था अगर मैं इसे अपना यूजर नेम बता देता हूँ तो शायद ये मुझे पहचान लेगा, या उसे मेरा यूजर नेम याद नहीं है भले ही उसने मुझे 5 बार मार डाला था। अब MC अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मैंने इतना एरोगेंट एक्ट किया था?
पसंद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एमसी के पास रूइन ऑफ इनर थॉट है, जो 30 मीटर की रेंज में किसी के भी मन की बात को पढ़ सकता है। इसलिए जो ये लोग अपने मन में कह रहे हैं वो एमसी पढ़ सकता है, और एमसी अपने मन में सोचता है कि ये बंदा क्या एक्टिंग कर रहा है, मैं भी इससे इम्प्रेस हो गया। एमसी हमें बताता है कि इसका रियल यूज़र नेम कुकुर बिंग बोंग है। ये एक प्रोफेशनल फ्रॉड है। इस बंदे ने पैसे बनाने के लिए हर प्रकार के फ्रॉड कर रखे हैं। इस समय ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये बंदा रूइन ऑफ क्लोनिंग को प्राप्त कर लेगा और ये फेमस हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये बदनाम हो जाएगा, क्योंकि ये रूइन ऑफ क्लोनिंग की मदद से ये सभी प्रकार के क्राइम करने लगेगा। कड़वी सच्चाई है कि अपराधी भी दूसरी दुनिया से पावर्स को गेन कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं इनसे मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मिला। मैं रूइन ऑफ क्लोनिंग को पाने के लिए इस कमीनी का यूज करूंगा। तब माई एज 30 कहता है कि तुम सब ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर लिया है, अब मैं आप सबकी पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करना शुरू करता हूँ। पहले हम लिटिल कोकी से शुरू करते हैं। तब एमसी कहता है कि मेरा नाम किम सियोन है और मैंने अभी अभी हाई स्कूल ग्रेजुएट की है, इसलिए मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। महेश 30 कहता है कि यहाँ तुमने कहा है कि तुम 30 लेवल के असेसियन हो। एमसी कहता है यस। तब महेश 30 कहते हैं आप जोन की रैंकिंग में 4th प्लेस पर हो। एमसी कहता है कि हाँ। एमसी अपने मन में कहता है कि माय ये सब कुछ झूठ है, हाँ, लेकिन यूजर नेम को छोड़कर लिटिल कोकी नाम का प्लेयर सच में मौजूद है। मैं भी किसी दूसरे की एक्टिंग कर रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि क्लोनिंग रूइन पाने के लिए उसकी सारी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। रूइन ऑफ क्लोनिंग की कंडीशन ये है कि आपको उस जगह पर एक मर्डर करना होगा जहाँ पर रूइन ऑफ क्लोनिंग छुपा है। आपको ये मर्डर किसी दूसरे आइडेंटिटी लेकर करना होगा। पास्ट में इस कमीने ने मेरी आइडेंटिटी लेकर मर्डर किया था, जिससे इसको रूइन ऑफ क्लोनिंग मिल गया था। लेकिन इन सब के बारे में जानकर कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि ये सब एमसी के हाथों मारे जाने वाले हैं। तो हम इस इंटरव्यू को स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जरूरी हो इस स्टोरी लाइन के लिए। और अब वह इंटरव्यू के लास्ट पार्ट पर पहुंचते हैं। तो लास्ट पार्ट में माई एज 30 कहता है कि इंटरव्यू में पास होने के लिए तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति का मर्डर करना होगा। एमसी एक्टिंग करते हुए कहता है मर्डर, लेकिन मर्डर क्यों? तब माई एज 30 कहता है मुझे लगता है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसे समझने में मदद करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये आर्टिकल तो देखा ही होगा कि सरकार ने पहले ही अमेरिकन प्लेयर्स पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है और हमसे मुंह मोड़ लिया है। वो लोग हमसे डरते हैं क्योंकि हम उन लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। हालांकि हालांकि हम प्लेयर्स इस दुनिया पर जल्द ही राज करने लगेंगे। यदि हम सभी प्लेयर्स साथ मिलकर काम करें तो ये चीज काफी जल्दी भी हो सकती है। हम लोगों को इस घटिया कानून में बंधने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को सरकार को ये दिखाना होगा कि हम लोग कौन है। हम सरकार के रूल्स का विरोध करेंगे, हम सरकार के लॉस का विरोध करेंगे। एमसी किसी छोटे बच्चे की तरह घबराते हुए कहता है क्या हम इस चीज के लिए किसी की जान भी ले लेंगे? माइएस 30 कहता है हाँ, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को अपनी विल दिखानी होगी। हम लोगों को उन्हें ये दिखाना होगा कि लॉस हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, कानून हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या अब तुम समझे लिटिल कोकी? इंटरव्यू के इस लास्ट पार्ट को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है तो आप अभी जा सकते हैं। ताकि आप अभी चले जाते हैं तो फ्यूचर में आप हमसे मदद की कोई आशा मत रखना। एमसी अपने मन में सोचता है इसका मतलब ये है कि ये लोग उस इंसान को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। लोगों को मर्डर करने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है ताकि हम बाद में इस कम्युनिटी को लिव ना कर पाए, सभी लोग सोचते हैं। तब माई एज 30 कहता है मुझे लगता है कि आप सब लोग तैयार हैं, चाहे अब हम लास्ट पार्ट पर आगे बढ़ेंगे। तब फैटी कहता है कि
हमारा मतलब है कि मर्डर करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, मारेंगे किसे? तब MyS30 कहता है कि आप लोगों को इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस चीज की पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी है। भी कहते हैं ठीक है। उस कैफे की ओनर को दिखाया जाता है जो कहती है क्या आप लोग जा रहे हैं? आप चाहें तो यहाँ पर और समय के लिए रुक सकते हैं क्योंकि आपने ये जगह रेंट पर ली है। तब MyS30 कहता है नहीं, हम थोड़ा जल्दी में हैं। वैसे क्या आप मुझे बताएंगी कि बाथरूम कहाँ पर है? तब कैफे ओनर कहती है कि वहाँ कॉर्नर के आसपास है। MyS30 अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहता है क्या मैं आपसे एक काम के लिए और कह सकता हूँ? तब कैफे ओनर कहती है कि वो काम क्या है? तब MyS30 कहता है कि क्या आप मेरी कार को पार्किंग से निकाल देंगे? MyS30 ओनर को चाबी दे देता है। कैफे ओनर कहती है कि ठीक है, इस चीज की आप चिंता मत करो। वह कैफे ओनर कार पार्किंग से बाहर निकालने के लिए शॉप से बाहर जाती है। वह कार का दरवाजा खोलती है, तभी हमें उस कैफे ओनर के पीछे दो हाथों को आते हुए दिखाया जाता है और उस कैफे ओनर की गर्दन को मरोड़ देते हैं और कैफे ओनर झटपटाती है तो सो जाती है। MyS30 कहता है कि कितना आसान था। तब MC किसी बच्चे की तरह कहता है आप अभी क्या कर रहे हैं? और फैटी कहता है उसे ही क्यों? लगता है फैटी का दिल पर आ चुका है। तब MyS30 कहता है कि तुम सब लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से अंदर आओ। उसने तो मर्डर कहा था तो उसका मतलब कैफे ओनर के साथ था। फिर हमें बारिश का काफी सुहाना मौसम दिखाया जाता है और उस सुहाने मौसम में एक कार जंगल के बीच से जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर कतई CID वाला सीन चल रहा होता है। तब MyS30 कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हम यहीं पर अपने फाइनल इंटरव्यू के फाइनल पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और सभी लोग उस कारखाने के अंदर जाने लगते हैं और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। MyS30 उस कैफे ओनर को नीचे फेंकता है और कहता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं और इसे कौन मारेगा? और फिर ब्लैक साइड की तरफ देखते हुए कहता है शायद आप ब्लैक साइड। तब वो फेक ब्लैक साइड कहता है श्योर, क्यों नहीं। तब MyS30 नकली ब्लैक साइड को मक्खन लगाते हुए कहता है कि मैंने आपसे इसी काम की उम्मीद की। MC कहता है रुको। MyS30 कहता है अब क्या लिटिल कॉपी? तभी MC कहता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? MyS30 कहता है क्या तुम ये करना चाहते हो? ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शर्मीले हो तो मारने के लिए, तो मेरे लिए ये ठीक है। ब्लैक साइड क्या आप उसे ऐसा करने देंगे? तभी नकली ब्लैक साइड साइड से जाते हुए MC से कहता है चलो तुम ये कर लो, मैं तुम पर एक फेवर करता हूँ। तभी MC नकली ब्लैक साइड से कहता है ओ थैंक्स, मैं रूइन ऑफ क्लोनिंग का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। तभी नकली ब्लैक साइड से देखता हुए कहता है रूइन क्या मतलब? इतना ही कहता है कि MC उसकी मुंडी 360 डिग्री आ देता है। MyS30 को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। कहता है क्या क्या तुमने अभी अभी क्या किया? तुमने ब्लैक साइड को मार डाला है, इसकी हालत कुछ देखने लायक है। तुम क्या पागल हो गए हो? तभी MC उसके सामने पेडेस वे में कहता है बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। MyS30 अपने मन में कहता है ये आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे कि किसी शिकार को देख रहा हो। वो कहता है कि एक झटके में सब कुछ बदल गया, ये क्या हो रहा है? स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है किसी दूसरे की आइडेंटिटी का यूज करते हुए मर्डर किया है। आपने एक हिडन कंडीशन को फुलफिल किया है। आपने रूइन ऑफ क्लोनिंग को डिस्कवर कर लिया है जो कि पूर्व निर्धारित लोकेशन पर रखा गया हिडन रूइन है। क्वाइड रूइन ऑटोमेटिकली प्लेयर की बॉडी पर इंपोर्ट हो जाता है और MC के चारों तरफ एक गोल्डन कलर का ऑरा आ जाता है। तब MC अपने मन में कहता है कि क्लोन का इंपोर्ट करो। तब MyS30 कहता है अरे भाई कुछ तो बोलो कि तुमने ब्लैक साइड को क्यों मारा? तभी MC उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि
तुम इतने पूछने के लिए उतावले क्यों हो रहे हो? एमसी मास्क लगाते हुए कहता है क्योंकि वो एक लो लाइफ था और वो मेरी आइडेंटिटी का यूज कर रहा था। महेश 30 कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें इस औरत को मारना था, ना कि ब्लैक साइड को मारना था। तुमने ब्लैक साइड को क्यों मारा? मुझे जवाब दो। तब एमसी उस लड़की के सिर पर ब्लैक बैग को पहनाते हुए कहता है क्योंकि क्योंकि तुम लोग ट्रेस के सिवा कुछ नहीं हो। तब महेश 30 कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा? दोबारा कहना तो। और अपने हाथ में एक वेपन को समन कर लेता है। तभी हम अपने साइड को समन करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अभी अभी गार्बेज कहा है क्या? मैंने इसमें कुछ गलत कहा है क्या? तब माई एज 30 अपने मन में सोचता है ये कितना जॉइंट साइट है। मैंने कभी भी पहले किसी प्लेयर को इतना जॉइंट साइट चलाते हुए नहीं देखा। नहीं नहीं रुको, मैंने ये कहीं देखा है, एक प्लेयर जो एक जॉइंट साइट का यूज करता है। माई एज 30 घबराते हुए कहता है कि क्या तुम ब्लैक साइट हो? तब एमसी कहता है कि हाँ, और झूठ बोलने के लिए सॉरी। तो माई एज 30 कहता है तो ये सच है, ये वो छोटा सा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, ये रियल ब्लैक साइट है। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है मिस्टर ब्लैक साइट, और एमसी को मक्खन लगाते हुए कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपकी एक्टिंग काफी अच्छी है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और एमसी उसकी मुंडी को जैसे कोई बटर को स्लाइस करता है उस तरह से उसकी मुंडी को स्लाइस कर देता है और वो मुंडी लुढ़कती हुई फैटी के पैरों में आके गिरती है। भाई साहब, फैटी की तो यहाँ पर फट के चौसट हो जाती है। फैटी अपने मन में कहता है कि ये असली ब्लैक साइट है, ये तो किसी डिफरेंट ही लेवल पर है। मैं तो वह स्विंग भी नहीं देख सका जब उसने अपने साइड को स्विंग किया। फैटी पसीने से भीग जाता है। तब एमसी अपने साइड को फैटी की तरफ करते हुए कहता है कि अब तो बस तुम और मैं ही है। एमसी फैटी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा अगला मूव क्या होगा? अगर तुम अपने आखिरी समय में कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी कह दो। तब फैटी कहता है मैं आपसे कोई ऑब्वियस बात नहीं करूंगा कि मुझे छोड़ दो, मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी एमसी कहता है मैं यही जानने की क्यूरियोसिटी है ना कि मैं 4th राउंड में तुम्हें 5 बार क्यों मारा? फैटी कहता है हाँ। एमसी कहता है रीजन सिंपल है, तुम पर नजर रख रहा था। तभी फैटी कहता है मुझ पर नजर रख रहे थे? मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा? तभी एमसी कहता है उस समय मैंने जितने लोगों को भी देखा था उन सब में से तुम सबसे ज्यादा स्किल्ड लग रहे थे। मुझे कंपटीशन से छुटकारा पाना था। तुम और कुछ पूछना चाहते हो? फैटी कहता है नहीं। एमसी कहता है अब तुम बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हो। तभी फैटी कहता है मैं एक और आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। एमसी कहता है जल्दी बको। तो फैटी कहता है अरे भाई तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? एमसी कहता है कि तुम ट्रैश हो। फैटी कहता है मैंने क्या किया? तो एमसी कहता है क्या तुम भी उन सभी की तरह इस औरत को मारने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो? तो फैटी कहता है कि लेकिन मैंने अभी तक कुछ किया तो नहीं है ना, तुम तो पूरे समय देख ही रहे थे ना। तब एमसी कहता है ओके, तुम दूसरे पर्सन की तरह नहीं हो, तुम्हारा गुनाह सिर्फ इतना है होते हुए देख रहे थे। लो मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। फैटी कहता है क्या सच में? एमसी अपने साइड को जमीन पर मारते हुए इशारा करते हुए कहता है कि लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो यहाँ पर छोड़ दो। तभी फैटी जल्दी से अपने सारे आर्टिफैक्ट जमीन पर रख देता है। एमसी सोचता है कि इसके पास कुछ यूजफुल चीजें तो हैं, यदि मैं इन सब को बेच दूं तो मुझे लगभग 2000 गोल्ड कॉइन तो मिल ही जाएंगे। फैटी एमसी से कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, जिन यहाँ तक कि अपनी एक्स एंड वह इक्विपमेंट भी जो मैं यूज करता हूँ। मेरे पास जो भी था यह अब मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है। एमसी कहता है कि मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम अपने आप ही में क्यों बोल रहे हो? एमसी 2 गोल्ड कलर के क्रिस्टल लेता है। तब फैटी कहता है कि आप इसमें से कुछ और नहीं लेंगे? मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, तुम इन सब को यूज कर सकते हो। फैटी अपनी सारी चीजों को लेते हुए एमसी से कहता है तो फिर क्या तुम अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मुझे जाने दोगे?
एमसी कहता है जरूर, आखिरकार एक प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है। फेटी झुकते हुए कहता है कि थैंक यू वेरी मच। एमसी कहता है रुक भी जा भाई, बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग लग रहा है और इन लोगों से अच्छी जिंदगी जीना। और फेटी कहता है मेरे लिए कोई और काम। तो एमसी कहता है कि तुम इन लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम कर सकते हो। फेटी कहता है समझ गया। एमसी कहता है फिर मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ कीमती चीजों को खोना पड़ा, लेकिन ये चीजें मेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। लेकिन फेटी कहता है कि लेकिन मुझे खालीपन सा क्यों लग रहा है, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? उसने मेरी सारी चीजें ले ली सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था। ये तो फेयर नहीं है। एमसी की तरफ देखता है और कहता है रुको, क्या वह अभी पूरी तरह से डिफेंसलेस नहीं है? क्या ब्लैक साइथ क्या ब्लैक साइथ नहीं मरेगा यदि मैं उसके पीठ पर एक हमला करूं? मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं ब्लैक साइथ जैसे हाई लेवल प्लेयर को मार देता हूं तो मेरे स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। यदि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाता हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर इस चीज़ का रिग्रेट रहेगा। और अपनी कुल्हाड़ी को समन करता है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे नोटिस मत करो, मुझ पर ध्यान मत दो, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। अपनी अपनी कुल्हाड़ी से हमला करते कहता है मर जा कुत्ते के बच्चे। और एमसी के सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है और एमसी फर्श पर गिर जाता है। और फेटी हंसते हुए कहता है हा हा हा, मैंने ब्लैक साइथ को मार दिया। और बहुत ज्यादा गंदी हंसी हंसता है। ये सच है, ब्लैक साइथ जैसा मेरे जैसे 10 लेवल के प्लेयर से मारा गया। कमीने, तुम्हें मुझे अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। और एमसी को लात मारते हुए कहता है कौन परवाह करता है कि तुम्हारा लेवल कितना है, तुम सिर्फ एक चूतिया हो। और मोटी भीजते हुए लाइट के लिए धन्यवाद बेवकूफ। तभी फेटी शांत हो जाता है। यहाँ नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिख रहा है कि मेरे स्टेट्स बढ़ गए हैं? नॉर्मली तो नोटिफिकेशन तुरंत आ जाती है, क्या हुआ? तभी एमसी फेटी के पीछे आता हुए कहता है तुम क्या सोच रहे हो? फेटी तो अपना डायपर ही गीला कर देता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है ब्लैक साहित। पर फेटी की तो बोलती बंद हो जाती है, उससे तो मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहे होते हैं। एमसी कहता है अरे भाई तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुमने कोई घोस्ट देख लिया है? फेटी कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने डेफिनेटली तुम्हें मार डाला था। क्या ब्लैक साहित के पास कोई रिकार्नेशन एबिलिटी है? फेटी फेटी अपने कदम पीछे कर लेता है और पीछे देखता है और कहता है कि कोई खून नहीं। तब एमसी कहता है तुमने अभी जिसे मारा वो मेरा एक क्लोन था। फेटी कहता है क्लोन? एमसी बताता है कि रूइन ऑफ क्लोनिंग एक ऐसा परफेक्ट बॉडी डबल क्रिएट करता है जिसे कोई भी रियल से अलग नहीं समझता है। ये पावर है क्लोन ऑफ रूइन की। हालांकि इसके पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है, तब भी तभी हमें रूइन ऑफ क्लोनिंग की पावर के बारे में बताया जाता है। इसका इफेक्ट कुछ ऐसा है, रूइन ऑफ क्लोनिंग एक ऐसा सिंगल क्लोन इंचेंट करता है यानी क्रिएट करता है जिससे क्रिएटर 10 सेकंड के लिए इनविजिबल और हाइड हो जाता है। जो क्लोन बनता है वो क्रिएटर के साथ फिजिकली कनेक्ट होता है और क्रिएटर उसे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। ये सिर्फ एक्शन कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है। और ये स्किल्स और इन्वेंट्री का भी यूज नहीं कर सकता है और इसका कूल डाउन 10 मिनट्स होता है। एमसी कहता है कि ये देखते हुए कि इसने तुम्हें किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है, मुझे ये थोड़ा यूजफुल लग रहा है। चाहे भले ही ये कॉम्बैट ना कर पाए भी ये अच्छा टेस्ट था। फैटी कहता है कि तुमने मुझे ट्रिक किया है। एमसी अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम विक्टिम हो? असल विक्टिम तो मैं हूँ। तुमने मेरा सर तरबूजे की तरह फोड़ ही डाला था। तुमने मेरा सर तरबूजे की तरह लगभग फोड़ ही डाला। फैटी कहता है तुम विक्टिम हो? वो कौन था जिसने मुझे धमकाया और मेरी सारी चीजें? एमसी अपने साइड को समन करते हुए कहता है अब चुप भी हो जा। और एक ही झटके में फेटी के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। फेटी कहता है क्या मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है?
एमसी कहता है अब इसके मन की बातों को सुनना समय की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है कि एक बेकार चीज क्या कहता है। तब एमसी अपनी स्किल ट्रेस इरेज का यूज करता है और सारी डेड बॉडीज ग्रीन ओरा में गायब हो जाती है। एमसी कहते किसी को भी ये नहीं लगेगा कि ये एक मर्डर सीन है। सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर एमसी उस लड़की के पास जाते हुए कहता है हेलो, तुम अब बेहोश होने की एक्टिंग बंद कर सकती हो और तभी और खड़ी हो जाओ और किसी प्लेयर को ट्रिक करने की कोशिश मत करना। एमसी मन में सोचता है एमसी अपने मन में सोचता है कि मैं सब सुन सकता हूँ जो तुम सोच रहे हो। वह लड़की खड़ी होती है और कहती है मुझे माफ करना, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्या मैं इसे उतार सकती हूँ। एमसी कहता है ये तुम्हें तब तक पहन के रखना होगा जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊं। लड़की कहती है ठीक है। एमसी कहता है जाने से पहले एमसी कहता है कि मैं जाने से पहले तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम कोऑपरेट करोगी। लड़की कहती है हाँ बिल्कुल। तब एमसी कहता है कि वहाँ पर कितने गेस्ट थे, क्या तुम्हें उनके चेहरे याद हैं। वह लड़की कहती है वहाँ पर 4 लोग थे और उसमें से एक की उम्र लगभग 40 के आसपास थी। उसका चेहरा मुझे याद है क्योंकि मैंने उससे फेस टू फेस बात की थी और वह 3 मुझे थोड़े थोड़े याद नहीं है। एमसी सोचता है ये सच कह रही है और फिर उस लड़की से कहता है मैं समझ गया, मुझे बस इतना ही पूछना था। तो फिर क्या मैं तब लड़की कहती है फिर तब लड़की कहती है तो फिर क्या मैं अब सेव हूँ। एमसी कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम घर जा सकती हो और इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें। लड़की कहती है मैं समझ गई। तब एमसी कहता है कि तुम 60 तक गिनने के बाद ये बैग अपने मुंह से उतार सकती हो। तब लड़की कहती है ओके और वह लड़की 60 तक काउंट करती है और काउंट करने के बाद अपने मुंह से बैग हटाती है और अपने चारों तरफ देखती है और अपने चारों तरफ देखते हुए कहती है कि क्या ये कोई सपना था। और अपने चारों तरफ देखते हुए कहती है यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, क्या ये एक सपना था।